नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ABC विद सुमन में आपका स्वागत है। आज क्रॉन पब्लिकेशन का दोस्तों BSSC CGL4 का सेट नंबर 6 की ओर चल रहे हैं। सेट नंबर 1 से लेकर 5 तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर इसका फुल सेट का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, वहाँ पर आपको फुल सेट का PDF मिल जाएगा। और भी अन्य किताब है दोस्तों, उसका भी PDF मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग आज सेट नंबर 6 की ओर चल रहे हैं। मेरे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में किस परिस्थिति में मांग का नियम असफल हो जाता है? निम्न स्तरीय वस्तुएं में ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मांग और आपूर्ति का आधुनिक सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में दिया था। इन्होंने अपने पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में दिया था। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक में दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं दोस्तों। ठीक है, कहता है मिलान करने के लिए क्या है दोस्तों? कहता है अल्पाधिकार। अल्पाधिकार में क्या होता है? कुछ बड़े विक्रेता तथा अत्यधिक क्रेता। 1 का 2 हो जाएगा। एकाधिकार में क्या होगा दोस्तों? एकाधिकार में जो है एक विक्रेता परंतु अत्यधिक क्रेता हो जाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या हो जाएगा? अत्यधिक विक्रेता और क्रेता, मतलब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 की ओर। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित किया गया है? मौलिक अधिकार के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो मौलिक अधिकार का वर्णन जो है भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक का वर्णन किया गया है। वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या देखते हैं दोस्तों। तो मौलिक अधिकार जो है 6 है। ठीक है, कौन कौन है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बताइएगा दोस्तों, मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन होता है? तो संरक्षक के रूप में एक तो सुप्रीम कोर्ट होता है और एक कौन होता है? हाई कोर्ट होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में किस अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं कर सकते हैं? आपातकाल के दौरान जो है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को स्थगित नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 20 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 20 में जो है अपराधों के लिए 2 सिद्धि का संरक्षण, अपराधों के लिए 2 सिद्धि का संरक्षण। ठीक है। अनुच्छेद 21 में दोस्तों जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है। अनुच्छेद 19 में क्या है? अनुच्छेद 19 में प्रेस की आजादी या फिर स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 22 में बताइएगा। अनुच्छेद 22 में दोस्तों कि व्यक्ति को मनमानी तरीका से गिरफ्तारी करने से सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाना। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का उल्लेख किया गया है दोस्तों। और अनुच्छेद 25 में जो है सभी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 25 में। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं दोस्तों। कहता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बताइएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक था दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करते हैं दोस्तों। इसका शासनकाल 1828 से 1835 तक रहा है। इन्होंने सती प्रथा का अंत और ठगी प्रथा का उन्मूलन किया है। अगर लॉर्ड कैनिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शासनकाल जो है 1856 से 1862 तक चला है। इन्होंने बंबई, कलकत्ता, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना किया था। 1857 का विद्रोह जो है लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय के रूप में नामित किया गया था। बताइएगा दोस्तों, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स का सिद्धांत जो है किसने समाप्त किया था? तो समाप्त जो है लॉर्ड कैनिंग ने किया था और शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ठीक है दोस्तों। लॉर्ड बेबल की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शासनकाल जो है 1944 से 47 तक था। 1944 से 47 तक। इसके शासनकाल में नौसेना का विद्रोह 1946 हुआ था, शिमला सम्मेलन हुआ था और अंतरिम सरकार का गठन 1946 हुआ था। ठीक है दोस्तों। अच्छा, लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शासनकाल 1899 से 1905 तक चला था। ठीक है। बंगाल का विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन भी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था।
स्वदेशी आंदोलन जो लॉर्ड कर्जन के शासन काल में आरंभ हुआ था दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा, एक जो है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शासन काल जो है 1944 से 1947 से 1948 तक था, ठीक है। यह जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। कहता लॉर्ड कॉर्नवालिस को खाली स्थान के लिए जाना जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है बंगाल में अस्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शासनकाल जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, 1786 से 93 हो जाएगा, ठीक है। इनके शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त जो कि 1793 में हुआ था, ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। भारतीय सिविल सेवा का पुनर्गठन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। तृतीय आंग्ल मैसूर जो है जो कि 1790 से 92 हुआ था दोस्तों, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक और भारतीय जो है पुलिस सेवा का जनक के रूप में भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य सीमा रेखा है। 49वीं समानांतर रेखा की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है, यूएसए और कनाडा के बीच स्थित है। बताइएगा दोस्तों, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य कौन सी रेखा है, तो 17वीं समानांतर रेखा है, ठीक है। जर्मनी और फ्रांस के मध्य कौन सी रेखा है दोस्तों, तो सिगफ्राइड रेखा है, ठीक है, सिगफ्राइड रेखा है। बताइएगा दोस्तों, ओडरनिस रेखा जो है किसके बीच स्थित है, तो जर्मनी और पोलैंड के बीच, जर्मनी और पोलैंड के बीच ओडरनिस रेखा। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीप में निकाय, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप में निकाय और 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार के बीच स्थित है। चलिए एक क्वेश्चन और बताइएगा, मेनरहीन रेखा जो है किसके बीच स्थित है। मेनरहीन रेखा रूस और फिनलैंड के बीच स्थित है, रूस और फिनलैंड के बीच स्थित है। आगे बढ़े दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ला नीना प्रशांत महासागर पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है। तो ला नीना के बारे में बात करें दोस्तों, तो यह प्रशांत महासागर का जल का तापमान कम कर देता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 9 नंबर की ओर। कहता बाल्य सॉफ्टवेयर, खाली स्थान बाल्य सॉफ्टवेयर निःशुल्क उपलब्ध है और इन्हें कोई भी संपादित करने के साथ अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकता है। बताइएगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा, खुले स्रोत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं, ठीक है। कहता है निम्नलिखित में से मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था। वह अपने स्वामी के मृत्यु के बाद शासक बना और गुलाम वंश की स्थापना किया था। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, ठीक है। गुलाम वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। गुलाम वंश के शासनकाल की बात करते हैं दोस्तों, इसका शासनकाल जो है 1206 से 1290 तक रहा है। किसका, गुलाम वंश का। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल की बात करते हैं दोस्तों, तो यह 1206 से 1210 तक जो है शासनकाल इन्होंने चलाया था। 1206 में इनका जो है राज्याभिषेक हुआ था और 1210 में मृत्यु हो गया था, ठीक है दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि मिला है और कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। बताइएगा दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है राज्याभिषेक कब हुआ था, 1206 में। कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा लाहौर में। इनका मृत्यु जो है 1210 में हुआ था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है किसका शासनकाल हुआ दोस्तों, आराम शाह, जो कि शायद 8 महीना शासनकाल किया था। उसके बाद आ गया था इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक के रूप में कार्य किया है। इन्होंने चालीसा दल का गठन किया है, इकता व्यवस्था का शुरुआत किया है। और अच्छा बताइएगा दोस्तों, सबसे लंबा शासनकाल दिल्ली सल्तनत में किसका था। तो सबसे लंबा शासनकाल जो था तुगलक वंश का था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल तुगलक वंश का था, ठीक है। और सबसे कम लंबा जो है खिलजी वंश का था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 11 की ओर। कहता प्रोटीन संरचना अनुसंधान में सफलताओं के लिए रसायन विज्ञान में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है। रसायन विज्ञान में 2024 का नोबेल पुरस्कार के रूप में डेविड बेकर, जॉन जम्पर और डेमिस हस्मिस को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। कुछ नोबेल पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नोबेल पुरस्कार 2024 का है दोस्तों, ठीक है। चिकित्सा में किसको मिला है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबिकून को मिला है। दोनों अमेरिका के हैं,
भौतिकी में जॉन हाफील्ड को मिला है, जेफरी हिंटन को मिला है। रसायन में डेविड बेकर को मिला है, डेमिस हस्मिस को और जॉन जम्पर। ठीक है। शांति की बात करें दोस्तों तो निहोन हिंडोक्यो जो कि जापानी संगठन है, इसको जो है 2024 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अर्थशास्त्र में बात करें तो डेराउन एसमोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को दिया गया है। साहित्य में दिया गया है हांगकांग जो कि दक्षिण कोरिया के हैं दोस्तों। इन सभी को जो है 2024 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 12 की ओर। कहता किस देश के हॉकी टीम ने पुरुष एशियाई ट्रॉफी 2024 जीता है? पुरुष एशियाई ट्रॉफी 2024 के बारे में बात करें दोस्तों तो यह भारत ने जीता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नीतीश कुमार ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में किस खेल के स्वर्ण पदक जीता है? पेरिस पैरा ओलंपिक में बताइएगा क्या हो जाएगा? बैडमिंटन। ऑप्शन नंबर बी। जरा पेरिस ओलंपिक पर एक बार नजर डालते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 जो है 33वां नंबर का था। इसका आयोजन जो है पेरिस फ्रांस में हुआ था। शुभंकर के बारे में बात करें तो फ्रिजियन कैप है। इसका थीम जो है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। ठीक है। इसमें खेल जो है 32 है, स्पर्धा 329 है दोस्तों। इसमें 4 नया खेल शामिल किया गया है। कौन कौन है दोस्तों? ब्रेकिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और एक है दोस्तों सर्फिंग। ठीक है। स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग। भारत के सेफ डी मिशन के रूप में गगन नारंग थे। ठीक है। भारत के ओलंपिक टीम का मुख्य प्रायोजक के रूप में अडानी समूह था। ये सब याद रखिएगा दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप पूरा देख सकते हैं। ठीक है। इसके उद्घाटन के बारे में बात करें दोस्तों तो पीवी सिंधु और शरद कमल था। और समापन समारोह के बारे में बात करें तो मनु भाकर और पीआर श्रीजेश थे। ठीक है। इस तरह से आप देख लीजिएगा पूरा पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहता निम्नलिखित में कौन सा चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भारत के जो है प्रथम सेक्टर के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है। ठीक है। कृषि, वानिकी और मछली पालन तथा उत्खनन, ये सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है। द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं दोस्तों, इसमें तो उद्योग आएगा। ठीक है। उद्योग और विनिर्माण ये सभी जो है द्वितीय क्षेत्र में है। तृतीय क्षेत्र के बारे में बात करें तो यह जो है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत या फिर बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवाएं तथा संचार, ये सभी जो है तृतीय क्षेत्र में आएगा। और चतुर्थ में क्या आएगा दोस्तों? सूचना प्रौद्योगिकी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। मुख्य समुद्र से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को क्या कहते हैं? तो समुद्री जल के विस्तार को लैगून कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कथा 77वें कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहले भारतीय कौन बनी है? तो पहली भारतीय कौन है दोस्तों 77वें में? अनसुईया सेनगुप्ता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 77वें कांस फिल्म महोत्सव का आयोजन जो है 2024 में हुआ था। अब फिलहाल जो है 78 है दोस्तों, जो कि 2025 में आयोजन हुआ है। जरा देख लेते हैं 2025 वाला। ठीक है। 78 कांस फिल्म महोत्सव 2025। इसमें पामे टीआर पुरस्कार से इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में वैगनर मोरा को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में नादिया मेलिटी को। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के रूप में आई एम ग्लैड यू आर डेड नाउ। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म के लिए कैमरा डियोर के रूप में हसन हादी को मिला है। इस तरह आप देख लीजिएगा एक बार फिर से रिवीजन करके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 की ओर। ठीक है। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? कहता भारतीय नागरिकता जो है गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय नागरिकता जो है जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण इत्यादि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चले। कहता है अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम जो थे बुद्ध के गुरु थे। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन थे? बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय महायान थे। ठीक है। महायान संप्रदाय किस बौद्ध संगति में अस्थावीरवादी और महासांगिक 2 भागों में विभाजित हुआ था? बताइएगा। तो दूसरी बौद्ध संगति में। ठीक है। बौद्धों के रामायण के रूप में किसे जानते हैं?
याद रखिएगा, बुद्ध चरित को जानते हैं, ठीक है, बुद्ध चरित को। अब बुद्ध चरित का लेखक कौन है दोस्तों? अश्वघोष है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? कुमारगुप्त, ठीक है, कुमारगुप्त जो है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, ठीक है। और ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने इसे ध्वस्त किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था? तो इसको शामिल जो है 2016 में किया था, ठीक है। जरा आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आपसे निवेदन है, कृपया सपोर्ट अवश्य करें दोस्तों। आपका एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही, इसलिए प्लीज आपसे जो है निवेदन है कि सपोर्ट जरूर करें। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं इसी कारण अपने पुत्र के द्वारा मारा गया? बताइएगा दोस्तों। अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताइएगा मगध के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो मगध के संस्थापक जो है बृहद्रथ है, ठीक है, बृहद्रथ है दोस्तों। हर्यक वंश के जो है, हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। और बिंबिसार का बेटा कौन था या फिर बिंबिसार का उत्तराधिकारी? अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके ही गद्दी प्राप्त किया था, इसीलिए जो है लिखा गया है पुत्र के द्वारा मारा गया, ठीक है। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है दोस्तों? नागदशक। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक और संस्थापक बिंबिसार, इसका बेटा अजातशत्रु। अजातशत्रु ने हत्या किया था बिंबिसार को। आगे बढ़ते हैं। 10 कुमार चरितम किसने लिखा है? 10 कुमार चरितम दंडी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुआ था? अबुल फजल की मृत्यु जो है शहजादा सलीम के कारण हुआ था। दुआ सप्पा और सिंह सप्पा प्रथा किसने शुरू किया था? दुआ सप्पा और सिंह सप्पा प्रथा जो है यह जहांगीर का सवार पद था, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। जहांगीर की बात करते हैं दोस्तों तो इसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जहांगीर की आत्मकथा जो है तुजुके ए जहांगीरी, तुजुके ए जहांगीरी है, ठीक है। इसको पूरा करने का श्रेय जो है मोतबिंद खां को दिया जाता है। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, सर थॉमस रो, विलियम फिच, ये सभी यूरोपीय यात्री जो है आए थे, ठीक है। बताइएगा दोस्तों जहांगीर के बचपन का नाम क्या है? सलीम, ठीक है। क्या नाम है दोस्तों? सलीम है। जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी की सजा दिलाई? क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं दोस्तों। कहता किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना किया था? खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह ने किया था। गुरु गोविंद सिंह के बारे में बात करें दोस्तों तो यह सिखों के 10वें या फिर अंतिम गुरु थे, ठीक है, जिनका जन्म जो है पटना में हुआ था। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था और पाहुल प्रणाली के शुरुआत भी किए थे, ठीक है दोस्तों। बताइएगा सिखों के धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ की रचना जो है गुरु अर्जुन देव ने किया था, ठीक है। आदि ग्रंथ की रचना जो है गुरु अर्जुन देव ने किया था, जिसको जो वर्तमान रूप आदि ग्रंथ का वर्तमान रूप किसने दिया था? तो वर्तमान रूप जो है गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। एक क्वेश्चन और बताइएगा दोस्तों, किस सिख गुरु का मृत्यु जो है चेचक से हुआ था? चेचक से 8वें गुरु, जिसे हरकिशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हरकिशन की मृत्यु जो है चेचक से हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है? बताइएगा। कहता है बक्सर का युद्ध में हेक्टर मुनरो थे, बिल्कुल सही है। आंगल नेपाल युद्ध में लॉर्ड हेस्टिंगस था, ये भी सही है दोस्तों। चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध में लॉर्ड ब्लेजली था, ये भी सही है दोस्तों, ठीक है। कहता है तृतीय आंगल मराठा युद्ध जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में हुआ था, ये गलत है, ठीक है। तृतीय आंगल मराठा युद्ध जो है 1817 से 1818 में हुआ था, ठीक है। यह जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 26 की ओर। किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था को स्थापना किया था? अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था की स्थापना जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अस्थायी बंदोबस्त लागू जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में बात करें दोस्तों, इसका शासनकाल 1786 से 1793 तक था,
ठीक है, 1786 से 1793 तक था इनके शासनकाल में, या फिर इन्होंने कार्नवालिस कोड लागू किया था, पुलिस व्यवस्था में सुधार किया था, और भारतीय सिविल सेवा के जनक के रूप में जाने जाते हैं। लॉर्ड क्लाइव के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसका शासनकाल जो है 1757 से 1760 और 1765 से 1767 तक इसका जो है शासनकाल रहा है। ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में जो है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ठीक है दोस्तों, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली जो है, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लॉर्ड क्लाइव ने ही रखा था। निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। राजा राम मोहन राय के बारे में बात करें दोस्तों, तो इनका जन्म जो है 1772 में हुआ था। ठीक है, 1772 में बंगाल में हुआ था। इन्होंने ब्रह्मा समाज जो कि 1828, सती प्रथा का उन्मूलन जो कि 1829 में हुआ है। ठीक है, इनके द्वारा ही बाल विवाह, बहुविवाह प्रणाली तथा जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाया था। ठीक है दोस्तों, बताइएगा दोस्तों, भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को। इनका कुछ किताब है दोस्तों, कौन कौन सा है दोस्तों? तूफात उल मुहब्बदीन, तूफात उल मुहब्बदीन, संवाद कौमुदी, या फिर मिरातुल अखबार। ये सभी का जो संस्थापक जो थे राजा राम मोहन राय थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बात करें दोस्तों, तो इन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना किया था 1875 में। स्वशासन शब्द का प्रयोग किया था, वेदों की ओर लौटो नारा दिया था, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक का लेखक भी है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगर विवेकानंद के बारे में बात करें दोस्तों, तो इन्होंने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन जो कि 1893 में हुआ था, इसमें भाग लिया था। इनका कुछ पुस्तक है दोस्तों, जैसे कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग और द ईस्ट एंड द वेस्ट। ये सभी का लेखक स्वामी विवेकानंद थे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। निम्नलिखित में किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? बताइएगा। स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? 19 में 1919 में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो कि 7 अक्टूबर 1940 को हुआ था, और भारत छोड़ो 1942 में हुआ था। बताइएगा। अच्छा, गांधी जी जो है, गांधी जो 1905 में गांधी जी कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में थे। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका से जो है 1915 में वापस आए थे। तो 1915 के बाद तो सभी है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि 1905 में कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में थे। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर आते हैं। कथा लेखक और पुस्तक है, मिलान करने के लिए कथा है। कथा कौन सा सुलेमित है? बताइएगा। इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल का लेखक कौन है? बताइएगा। सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। द मैन हु इंडिया डिवाइडेड, रफीक जकारिया। ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंडियन अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट का लेखक जो है वैलेंटाइन सिरोल है। अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया का लेखक बताइएगा। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। ठीक है। अब बी.डी. सावरकर का पुस्तक है दोस्तों कौन सा? हिंदुत्व। ठीक है, हिंदुत्व। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आते हैं दोस्तों। ठीक है। केरल के कुट्टानाड प्रसिद्ध है। केरल के कुट्टानाड जो है भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में मीठे पानी का झील कौन सा है सबसे बड़ी? जो कि बुलर झील है दोस्तों। बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का एक प्रवाल द्वीप का नाम बताइएगा, कौन सा है? लक्षद्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप है। ठीक है। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गुहार मोती है। ठीक है, भारत की पश्चिमी बिंदु गुहार मोती जो कि गुजरात में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर आते हैं। पालघाट निम्नलिखित में किसके मध्य स्थित है? पालघाट, पालघाट जो है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक है दोस्तों थाल घाट। ठीक है, थाल घाट यह जो है महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि नासिक और मुंबई को जोड़ता है। ठीक है, नासिक और मुंबई को जोड़ता है। एक है दोस्तों भोर घाट। ठीक है, भोर घाट जो है मुंबई और पुणे को जोड़ता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है पुलिकट झील के समीप स्थित है।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों, भारत में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है केबू लमजाऊ है। तो केबू लमजाऊ जो है कौन सा झील में अवस्थित है? केबू लमजाऊ जो है लोकटक झील में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में अवस्थित है। ठीक है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? फतेहपुर, भागलपुर, उत्तरकाशी, कानपुर। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर जो है कानपुर दे रहा है दोस्तों, जो कि हमें गलत लग रहा है। कानपुर नहीं होगा। ठीक है। कानपुर जो है गंगा नदी किनारे है, भागलपुर गंगा नदी किनारे है, उत्तरकाशी भी गंगा नदी किनारे है। ये फतेहपुर जो है, फतेहपुर गंगा और यमुना नदी के बीच स्थित है। यमुना। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। गंगा नदी की बात करते हैं दोस्तों, इसका लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। ठीक है। 2525 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? बरगी, ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर, बाणसागर। बाणसागर जो है सोन नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी बरगी, ओंकारेश्वर और इंदिरा सागर ये सभी जो है नर्मदा नदी पर अवस्थित है। भारत के 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है। कहां से होता है दोस्तों? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुलेमित नहीं है? बताइएगा। कहता है डीजल लोकोमोटिव वाराणसी, ये बिल्कुल सही है। इंडियन टेलीफोन रायबरेली, सही है दोस्तों। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा, ये गलत है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है बंगलुरु में स्थित है। ठीक है। बंगलुरु में स्थित है। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना जो है 1954 में हुआ था। ठीक है। तेल शोधक कार जो है मथुरा में, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतमाला परियोजना भारत का निम्नलिखित में कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो भारतमाला परियोजना का संबंध जो है सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। एक है दोस्तों सागरमाला परियोजना। ठीक है। सागरमाला परियोजना, इसका जो संबंध जो है बंदरगाह के विकास से है। इसका स्थापना या फिर जो 2015 में लागू किया गया था। ठीक है। सागरमाला परियोजना 2015 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 की ओर। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहां स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी झील तंजानिया युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? तंजानिया और युगांडा के बीच विक्टोरिया झील जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है। विक्टोरिया झील। बताइएगा दोस्तों, आयतन की दृष्टि से दुनिया के सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सा है? बैकाल झील। ठीक है। बैकाल झील जो है आयतन की दृष्टि से दुनिया के सबसे बड़े मीठे पानी का झील है, जो कि रूस में स्थित है। एक है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के नहीं, दुनिया के सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सा है? सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील कहाँ स्थित है? यूएसए में स्थित है। अब भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी का झील बुलर झील है दोस्तों। बुलर झील जो कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। उत्तर ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल में कौन सी परत जिम्मेदार है? उत्तर ध्रुवीय प्रकाश के लिए जो है वायुमंडल में आयन मंडल जो परत है जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आयन मंडल की बात करते हैं दोस्तों, तो आयन मंडल का ऊंचाई जो है 60 से 640 किलोमीटर तक होता है। इस मंडल के कारण ही हम लोग को रेडियो और टेलीविजन का सुविधा प्राप्त होता है। ठीक है। क्षोभ मंडल के बारे में बात करें तो यह जो है वायुमंडल के सबसे निचली परत है। इसका ऊंचाई जो है 8 से 18 किलोमीटर के बीच अवस्थित है। ठीक है। इस मंडल में आंधी, बादल, वर्षा इत्यादि होती है। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल या फिर अधो मंडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों। क्षोभ मंडल के बाद आता है दोस्तों समताप मंडल। समताप मंडल का ऊंचाई जो है 18 से 32 किलोमीटर तक है। ठीक है। इसमें जो तापमान समान रहता है तथा वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा इसी मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में कभी कभी एक विशेष प्रकार का मेघ का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? मुलाभ मेघ कहते हैं। ठीक है। एक है दोस्तों बहिर्मंडल। इसका जो ऊंचाई है 640 किलोमीटर के ऊपर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। बिहार के किस जिले में दलदली मिट्टी है? तो बिहार के किशनगंज जिले में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। स्टेडियम और शहर मिलान करने के लिए कहा दोस्तों, कहता कौन सा जो है गलत है? खुद्दीराम बोस स्टेडियम मुजफ्फरपुर, सही है।
जगजीवन राम स्टेडियम खगौल, ये भी सही दोस्तों। इंदिरा गांधी स्टेडियम मुंगेर, ये गलत है दोस्तों। इंदिरा गांधी स्टेडियम जो है पूर्णिया में स्थित है, ठीक है, पूर्णिया में। राजेंद्र स्टेडियम छपरा में, ठीक है, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष के रूप में दोस्तों मोंटेक्सी अहलूवालिया थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर योजना आयोग के बारे में बात करें दोस्तों तो इसका स्थापना जो है 1950 में हुआ था, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सिफारिश पर। इसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं तथा उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री के दर्जा प्राप्त व्यक्ति होता है, ठीक है दोस्तों। इसको समाप्त करके जो है नीति आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। इसका गठन जो है 1 जनवरी 2015 को हुआ था, याद रखिएगा। बताइएगा दोस्तों योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो पहले उपाध्यक्ष के रूप में गुलजारी लाल नंदा थे, गुलजारी लाल नंदा थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य जीएसटी के बारे में सही नहीं है? जरा पढ़ते हैं। जीएसटी एक अंतिम बिंदु पर लगाए जाने वाला रिटेल टैक्स की तरह है, इस कर को उपभोक्ता से वसूला जाता है, ये भी सही है दोस्तों। कहता है जीएसटी भारत में प्रचलित सभी प्रत्यक्ष करों को समाप्त कर देगा, ये गलत है, ठीक है। पूरे देश में यह 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था, सही है। यह भारत में कर ढांचे को एकीकृत करेगा, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। भारत के संविधान में सम्मिलित सावर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, तो सावर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक और प्रस्तावना की भाषा और एक सावर्ती सूची, ये सभी जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है। सोवियत संघ रूस के बारे में बात करें दोस्तों, तो यहाँ से जो है मौलिक कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और न्याय का आदर्श सोवियत संघ रूस से लिया गया है, ठीक है। अगर कनाडा के बारे में बात करें दोस्तों, तो यहाँ से जो है संघीय व्यवस्था, ठीक है, संघीय व्यवस्था तथा अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित है, ये दोनों जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। बताइएगा दोस्तों आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो राज्यसभा में सदस्यों को नामांकन, ठीक है, राज्यसभा में सदस्यों को नामांकन जो है आयरलैंड से लिया गया है। और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है, हम दो तरह का बोले हैं, एक राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन जो है आयरलैंड से लिया गया है, और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 की ओर। भारत के प्रभुता, एकता और अखंडता रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मौलिक कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? बताइएगा। तीसरे स्थान पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करें दोस्तों, तो मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 के क में निहित है और अनुच्छेद 51 का 1 में निहित है, ठीक है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या जो है 11 है। कितना है दोस्तों? 11 है, जिसमें जो है 10 मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है, तथा 11वें मौलिक कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है, याद रखिएगा। इस तरह से जो है टोटल वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत सरकार के मुख्य विधिक परामर्शदाता कौन होते हैं? मुख्य विधिक परामर्शदाता के रूप में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन है दोस्तों? तो सबसे प्रथम में जो है एमसी शीतल बाड़, ठीक है, एमसी शीतल बाड़ जो है भारत के प्रथम महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में जानते हैं। महान्यायवादी को भारत के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी अदालत में पेश होने का अधिकार है, ठीक है। इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का भी अधिकार है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। महान्यायवादी के बारे में उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 76 में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं? बताइएगा। टोटल जो है 23 धाराएं हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में किस एक का क्षेत्राधिकार है? किसका है? तो कोलकाता उच्च न्यायालय का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1862 में हुआ था, ठीक है दोस्तों।
कहता वर्तमान में ऐसे 7 उच्च न्यायालय हैं, वर्तमान में ऐसे 7 उच्च न्यायालय हैं जिसका जो है अधिकारता क्षेत्र एक से अधिक राज्यों में है। जैसे में कलकत्ता उच्च न्यायालय, बंबई उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय, ये सभी का अधिकारता क्षेत्र जो है एक से अधिक राज्यों में है। ऐसे कितने हैं दोस्तों? तो टोटल ऐसे 7 है। क्वेश्चन नंबर 50, कहता मंडल आयोग जिसके प्रस्ताव में अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया गया है का गठित करने वाले थे। बताइएगा। मंडल आयोग का जो गठन जो है, मंडल आयोग का गठन मोरारजी देसाई के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मंडल आयोग का गठन जो है 1779 में, सॉरी 1979 में, मंडल आयोग का गठन 1979 में मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था। इसके अध्यक्ष के रूप में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। ठीक है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत किया था। 1980 में इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? पिछड़े वर्गों की पहचान करना, और इसका जो है आरक्षण, इस आयोग ने आरक्षण की सीमा जो है 50% निर्धारित किया था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 51 की ओर। पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त किया जाता है? तो पौधा का बताइएगा छाल से। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है दोस्तों? तो इंसुलिन जो है एक प्रकार का हार्मोन है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एक है दोस्तों इंसुलिन और एक है ग्लूकागोन। ठीक है, ग्लूकागोन। ये दोनों ये दोनों जो है हार्मोन का स्राव अग्नाशय के अल्फा और बीटा कोशिका से होता है। ठीक है, अल्फा कोशिका से ग्लूकागोन और बीटा कोशिका से जो है, बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्राव होता है। ठीक है, इंसुलिन जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को दर्शाता है दोस्तों। अगर हमारे ब्लड शुगर लेवल अधिक हो गया, मात्रा से अगर अधिक हो जाएगा, तो इस स्थिति में हाइपरग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर ब्लड शुगर लेवल जो है मात्रा से अधिक होता है तो हाइपरग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। अगर मात्रा से कम हो जाएगा तो क्या होगा दोस्तों? हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग। हम दो तरह का वर्ड बोले हैं, एक होता है हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है, एक हाइपर पर, एक है दोस्तों हाइपोग्लाइसीमिया, पू आ रहा है। ठीक है, अगर अधिक हो जाएगा तो हाइपरग्लाइसीमिया, अगर कम हो जाएगा तो हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 53 की ओर। जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे जो है अगुह्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए गए बल के लिए त्वरण वस्तु के खाली स्थान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बताइएगा दोस्तों, एफ बराबर क्या होता है? एम ए होता है। कहता है त्वरण निकालना है तो ए बराबर क्या हो जाएगा? एफ बटा एम हो जाएगा। तो त्वरण जो है द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है। ठीक है, द्रव्यमान के। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, कमरों के गर्म रखने या खाना पकाने में उपयोग होने वाला विद्युत तापक में तारों की जो कुंडली होती है उसे क्या कहते हैं? बताइएगा। उसे जो है उसे अवयव कहते हैं। अवयव यानी एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, विद्युत सप्लाई से जोड़ने के बाद इन उपकरणों को चालू करते हैं तो एलिमेंट गर्म होकर क्या होता है? लाल होता है और हमें ऊष्मा प्रदान करता है। आप देखेंगे दोस्तों, विद्युत हीटर, उसे एलिमेंट या फिर अवयव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, खाली स्थान को समुद्र जल के वाष्पन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। बताइएगा किसको प्राप्त करते हैं? नमक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 क्यों आते हैं दोस्तों? कहता है सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? सिग्मोइड कोलन जो है बड़ी आंत का भाग है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिग्मोइड कोलन जो है बड़ी आंत का एक भाग है जो कि मलाशय और मल द्वार के निकट स्थित होता है। यह जो है एक लूप का निर्माण करता है जो औसतन जो है 35 से 40 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो अमाशय में आत रस के क्षेत्र में ठोस और गैसीय अपशिष्ट को निष्कासित करना। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 58 की ओर। मांसपेशी से हड्डी जोड़ने वाला ऊतक क्या कहते हैं? उसे टेंडन कहते हैं। टेंडन या फिर इसको कंडरा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मांसपेशी से हड्डी जोड़ने वाले को टेंडन या फिर कंडरा के नाम से जानते हैं। अगर अस्थि से अस्थि जुड़ता है, अस्थि से अस्थि यानी एक अस्थि से दूसरे अस्थि, उसे क्या कहते हैं? लिंगामेंटस कहते हैं। लिंगामेंटस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, पायरिलियो हीलियोमीटर का प्रयोग किसके नापने के लिए होता है? सोलर रेडिएशन को नापने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। विद्युत शक्ति का इकाई क्या है दोस्तों? विद्युत शक्ति का बताइएगा
वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। एम्पियर किसका होगा? विद्युत धारा का एम्पियर, ठीक है। और विद्युत आवेश का क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा, ठीक है। और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, प्रकाश का वेग अधिकतम जो है निर्वात में होता है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है दोस्तों? 3 गुने 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। और हीरा में प्रकाश का वेग दोस्तों 1.24 गुने 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। बताइएगा पानी में कितना होता है दोस्तों? 2.26 गुने 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। हाइड्रोजन में कितना होता है? 2.98 गुने 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 62 की ओर। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होगा? तो आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई जो है व्यक्ति का आधा होना चाहिए, यानी 1.5 का आधा क्या हो जाएगा? 0.75। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? पसीने का मुख्य उपयोग जो है शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्रोमैटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमैटोग्राफी तकनीक का प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। कहता आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहु यातायात में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में किसका उपयोग करते हैं? तो इन लैंपों में जो है सोडियम का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 की ओर आते हैं। कहता निम्नलिखित में कौन सा केवल कार्बन से बना हुआ है? तो कार्बन से जो है ग्रेफीन बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। अगर ग्रेफीन के बारे में बात करें दोस्तों, तो ग्रेफीन कार्बन का नवीनतम अपरूप है, जिसका खोज हेंस पीटर ने किया था, ठीक है। खोज किसने किया था? हेंस पीटर ने। यह कार्बन का द्विआयामी अपरूप है। इसका उपयोग जो है टच स्क्रीन एलसीडी एलईडी आदि पदार्थों में उपयोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67। निम्न में से आश्रु गैस के काम में लेते हैं। तो आश्रु गैस के रूप में जो है NH3 अमोनिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अमोनिया के बारे में बात करें दोस्तों, तो अमोनिया जो है एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। यह हवा से हल्की होती है। यह जो है जल में अति विलय है। इसका उपयोग जो है रासायनिक खादों को निर्माण के साथ साथ आंसू गैस में भी प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित गैसों के मिश्रण में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? वेल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस को प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आते हैं 69 की ओर। तना काट आमतौर से किसके संवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो तना काट खास करके जो है गन्ना को संवर्धन के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गन्ना जो है एक बीजपत्री वाली ग्रेमनी कुल का पौधा है। कौन सा कुल का? ग्रेमनी कुल का पौधा है, ठीक है। इसका तना काट कर जो है कलम करने पर क्या होता है? कायिक प्रवर्धन किया जाता है। गन्ना का वनस्पतिक नाम क्या है दोस्तों? सैकरम ऑफिसनेरम है, ठीक है। सैकरम ऑफिसनेरम। इसका उपयोग जो है खासकर जो है कागज बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। बाकी तो आप लोग जानते हैं गन्ना का रस का उपयोग क्या है दोस्तों? गुड़ बनाने में उसको हम लोग पीते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 70 है। पीतपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? तो पीतपिंड जो है अंडाशय में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अंडाशय में। एक है दोस्तों अग्नाशय, ये तो अंडाशय हुआ। एक है अग्नाशय। अग्नाशय से जो है एक इंसुलिन और एक ग्लूकागॉन नामक जो है हार्मोन का स्राव होता है। कौन कौन दोस्तों? एक हो जाएगा इंसुलिन, एक ग्लूकागॉन। ये दोनों जो हार्मोन का स्राव होता है। इंसुलिन जो है बीटा कोशिका से और ग्लूकागॉन जो है अग्नाशय के अल्फा कोशिका से स्राव होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 71 की ओर। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है, कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में। इसका जीवन काल कितना होता है दोस्तों? 120 दिन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 72 की ओर दोस्तों। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होती है। आप लोग जानते होंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 जो है CO2 क्या करता है? लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, ठीक है। CO2 जो ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? करौंदा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बताइएगा कौन सा सही नहीं है? यह दोनों का वनस्पतिक उद्भव है, ये सही है।
दोनों बहुलक है, आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। दोनों ग्लूकोज के अणु से निर्मित होते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, कौन सा हार्मोन में, थायरॉक्सिन हार्मोन में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से जो है घेघा और गलगंड नामक रोग भी होता है, ठीक है। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, आपका दिन शुभ हो दोस्तों। धन्यवाद।